जो उसके अंदर आता है। उसके अलावा जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो पर्सनल हो या बिजनेस के यूज़ में हो तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है, जो उनके अलावा, उन 4 चीज़ों के अलावा। अच्छा, अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि कैपिटल गेन या लॉस, कैपिटल गेन या लॉस, कैपिटल गेन या लॉस अराइज होगा आपका कैपिटल एसेट पे, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, इसको मैं 3 में डिवाइड करता हूं। कैपिटल गेन या लॉस आपका आ रहा है सिक्योरिटीज पे, सिक्योरिटीज, ये हम करेंगे सेक्शन 37A। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे जनरली बता रहा हूं। सेक्शन 37A सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन या लॉस आपका आया अदर देन सिक्योरिटीज पे। और कैपिटल गेन या लॉस आपका आया एग्जेम्प्ट एसेट्स पे। ठीक है, कैपिटल गेन या लॉस आपका इन 3 के ऊपर आया। सिक्योरिटीज पे अदर देन सिक्योरिटीज, जो मेरा अभी ओरिजिनल सेक्शन 37 चाह रहा है वो, और एग्जेम्प्ट एसेट्स पे। एग्जेम्प्ट एसेट पे कैपिटल गेन आ जाए, कैपिटल लॉस आ जाए, लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं, और जो गेन है वो आपका जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। सिंपल एज दैट। एग्जेम्प्ट एसेट के ऊपर अगर गेन आ जाए या लॉस, गेन या लॉस, ठीक है, तो जो गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एसेट भी एग्जेम्प्ट था तो उसका ऊपर आने वाला गेन भी एग्जेम्प्ट है। लॉस नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं इस लॉस की, ठीक है। बल्कि एक तरह से यही हो गया कि गेन भी एग्जेम्प्ट है तो लॉस की भी नो ट्रीटमेंट है, तो गेन भी एग्जेम्प्ट है तो इट मींस उसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो सिंपल अगर आप इसको ऐसे ही लिख लें कि गेन या लॉस, तो इसकी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ना गेन की सूरत में ना लॉस की सूरत में, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन या लॉस आपका आ जाए अदर देन सिक्योरिटीज में। अदर देन सिक्योरिटीज को मैं मजीद 2 के अंदर क्लासिफाई कर रहा हूं। एक में से कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? लैंड आ जाएगा, ओपन प्लॉट आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, कोई फ्लैट वगैरह है तो वो बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ये है, ये भी हमने पढ़ा नहीं, ये भी नहीं पढ़ा अभी, ये अभी कुछ थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अदर देन सिक्योरिटीज के अंदर 2 चीजें आ गई, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी, और दूसरी बात मल्टीपल आइटम्स हैं, जिस तरह शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। इसी तरह इसके अंदर मेंबरशिप ऑफ एओपी, एओपीज की मेंबरशिप, मतलब कि एओपी पार्टनरशिप का नाम है ना, तो उसकी पार्टनरशिप में जो 3 मेंबर है या एक से ज्यादा दो मेंबर है, तो एक मेंबर अपनी मेंबरशिप को बेच दे, ठीक है, अगर एक मेंबर अपनी मेंबरशिप को बेच दे। इसी तरह प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, अगर एक पर्सन है उसकी होल्डिंग है प्राइवेट कंपनी में, वो अपनी होल्डिंग को बेच दे किसी और को प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली बेच दे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते ना, तो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर वो अपना शेयर किसी और को दे दे, तो ये शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये इसके अंदर आ जाए। मेंबरशिप ऑफ एओपी आ जाए, ठीक है। ये 2 चीजें इसके अंदर आ जाती हैं।
बल्कि इसको एक और में डालते हैं हम, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको कर दें। ये भी साथ साथ ना लिखे मैं बीच में, तो मैं तो आराम से चेंज कर लूंगा, आपको एंड पे टाइम दे दूंगा। 1.5 मिनट से ज़्यादा। हाँ वो मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे चीज़ें जैसे जैसे याद आ रही है मैं वैसे वैसे इसमें क्लासीफाई कर रहा हूँ। मैं कौन सा रट्टा लगा के आया घर से, ठीक है। अदर देन सिक्योरिटीज में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, शेयर्स आ गया, मेंबरशिप ऑफ एओपी आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक और कैपिटल एसेट का गेन आएगा। हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल है कौन से करते हैं? हाँ ठीक है, तो वो वाले एसेट्स मूवेबल प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज कैपिटल एसेट। इसके अंदर कौन से आ गए? पेंटिंग थी, सीगैस कल्चर से, फोलियो था, ईटीसी कर ले आगे, वो 14 नाम है, ठीक है, 13-14 नाम है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज कैपिटल एसेट्स, ठीक है, सही है भाई, समझ लग रही है भाई? ना लिखे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मैंने कर देना चेंज मिटा के सारा, फिर कहेंगे कि ये क्या किया हमारे साथ। हाँ 37A सिक्योरिटीज, ठीक है। यहां तक लग गई समझ? लग रही समझ के नहीं लग रही है? लास्ट लेक्चर मिस किया मेरे ख्याल से। अच्छा जी, 37A सिक्योरिटीज में क्या होता है? इसमें काफी कुछ है, लेकिन अभी जो चीज, जिस चीज की आपको बड़ी आसानी से समझ लग जाएगी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पढ़ा था ना हमने प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर किधर आ गए? 37 सेक्शन में, अदर देन सिक्योरिटीज में इधर फॉल कर गए, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स किधर चले गए? यहां चले गए। इसमें और भी कुछ आता है, डेरिवेटिव्स भी इसी में ही आते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। और भी काफी कुछ है, अभी सिर्फ समझाने के लिए इसमें 5-6 चीजें आती हैं। मोस्ट रिनाउंड चीजें ये है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, डेरिवेटिव्स, और भी 1-2 चीजें हैं, वो हम साथ साथ अभी जब पढ़ेंगे सेक्शन तो आपको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आपको बताना है कि इनकी ट्रीटमेंट क्या है, कैपिटल गेन या लॉस की ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। कैपिटल गेन या लॉस आपका अराइज हो रहा है एग्जेम्प्ट एसेट पे, अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर और सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। अदर देन सिक्योरिटीज के अंदर कैपिटल गेन या लॉस अराइज हो रहा है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे, मेंबरशिप ऑफ एओपी पे, या आपका अराइज हो रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज कैपिटल एसेट। कौन से? जैसे पेंटिंग थी, स्कल्पचर थे, फोलियो। और आपका कैपिटल गेन या एसेट अराइज हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और इसी तरह कैपिटल गेन या लॉस अराइज हो रहा है आपका सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटीज के अंदर क्या आता है? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में ये 2 चीजों के अलावा भी चीजें हैं, लेकिन ये 2 तो है ही है। अब अगर कैपिटल गेन या लॉस आ गया इसका, इसके अंदर गेन आ गया या इसमें लॉस आ गया, इसके अंदर अगर गेन आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा? 100% टैक्सेबल। इसके अंदर अगर गेन आ गया तो ये क्या आ जाएगा? 100% टैक्सेबल। इसके अंदर अगर लॉस आ गया, तो ये होगा एडजस्टेबल। इसमें लॉस आ गया तो ये क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल का क्या मतलब हो गया? ये इसी के शेयर्स, किसी भी शेयर्स के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है। मिसाल के तौर पे प्राइवेट कंपनी, 3 प्राइवेट कंपनीज थी आपके पास, ए बी और सी, जिसके अंदर आपका शेयर था। ए में भी गेन आ गया, बी में भी गेन आ गया, सी के शेयर्स में लॉस आ गया। तो जो सी का लॉस होगा वो ए और बी के गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। पूरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको क्रक्स बता रहा हूं कि एडजस्टेबल का मतलब क्या है, ठीक है। बड़ी डिटेल में हमने ये पढ़ना है, ये सिर्फ एक क्रक्स है पूरे चैप्टर का, सही है। गेन आ जाए तो वो 100% टैक्सेबल है, और लॉस आ जाए तो वो क्या है, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का क्या मतलब है कि इसी कैटेगरी के अंदर कहीं और से गेन आ जाए तो वो उसके साथ नेट ऑफ किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई कॉइन बेचा, ठीक है, आपने कोई मेडालियन बेचा, आपने कोई पेंटिंग बेची, तो उसके ऊपर आपका गेन आ जाए तो सिंपल वही ट्रीटमेंट जैसे इसकी थी, 100% टैक्सेबल। ज्वेलरी लेके बेच दी, उसमें गेन आ गया तो वो 100% टैक्सेबल। हाँ, अब आएगा ये फर्क, इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, इकट्ठा भी लिख सकता था, क्योंकि इनमें अगर लॉस आ गया तो वो नॉन एडजस्टेबल। इनमें अगर लॉस आ गया तो वो नॉन एडजस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। ये इन दोनों में मेन फर्क है। जो हमने कल जितना पढ़ा वो इन दोनों को ही पढ़ा था ना, इन दोनों के बारे में पढ़ा था ना, कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में पढ़ा था, और कैपिटल एसेट बेसिकली इन्हीं के ऊपर फोकस किया था ना। आज इनकी ट्रीटमेंट को फोकस किया है कि अगर इनके ऊपर गेन आ जाए तो वो 100% टैक्सेबल है, अगर लॉस हो जाए तो वो एडजस्टेबल है। हाँ, अगर आपके ये वाले एसेट्स हैं, स्पेशल एसेट्स जो एक्सेप्शंस हैं, इनमें गेन आ जाए तो 100% टैक्सेबल तो है, लेकिन इन पे अगर लॉस आ जाए तो क्या होगा, नॉन एडजस्टेबल है। ये आपको फुल पिक्चर दिखाने का एक और मकसद भी था। ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों ये क्लासिफाई होंगी एनटीआर में। नेशनल क्या था एनटीआर, नॉर्मल नॉर्मल टैक्स रिजीम, एनटीआर के अंदर क्लासिफाई होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी will be classified as separate block of income, or securities will be classified also as separate block of income. अब पता चला कि वो जो हमने टैक्स के बारे में 2-3 दुनिया पढ़ी थी, उनका कहाँ कहाँ जाके इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। ये दोनों की जो ट्रीटमेंट है, इट विल बी लाइक एनटीआर। एनटीआर की ट्रीटमेंट ऐसे क्या मतलब है बताएं, है डिडक्शन होगी और टैक्सेबल इनकम में जाएगा। इनका गेन कहाँ जाएगा, टैक्सेबल इनकम में जाएगा। और अगर ये दोनों सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो इससे क्या मतलब है, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी और इनका गेन टैक्सेबल इनकम में नहीं जाएगा। यानी कि ऊपर लिखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक, लेकिन नीचे फिर टोटल इनकम से माइनस कर देंगे और इनके फिर टैक्स रेट्स अलहदा होंगे कि वही इस वाले टैक्स रेट टेबल 1 अलहदा होंगे। इट मीन्स कि अब आपने टैक्स रेट्स, हम इस चैप्टर में 2 नए टैक्स रेट्स पढ़ेंगे, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के और एक सिक्योरिटीज के, ठीक है। तो हम 2 नए अभी इतना आगे नहीं जाए, जैसे जैसे जा रहा हूँ मैं वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। सारे सवाल क्लियर होंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स के आखिरी लेक्चर में तक, आहिस्ता आहिस्ता सारे सवाल क्लियर होंगे आपके, ठीक है। नहीं मुश्किल किधर है यार, इतना जबरदस्त किस्म का फ्लो चार्ट बता दिया अब आपको। तब जो ट्रीटमेंट है इसको देख के उस तरह से कर देनी है,
पेपर में नहीं ना ये लेके जाने देंगे वो। ये याद हो जाएगा जैसे मुझे याद हुआ है। अच्छा, कैपिटल गेन या लॉस अराइज कैसे होता है? कैपिटल गेन या लॉस अराइज कैसे होता है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका क्या है जी? कंसीडरेशन रिसीव्ड, यानी कि जो पैसे आपको मिले वो माइनस कॉस्ट, कंसीडरेशन रिसीव या कॉस्ट। मैं ना अक्सर सीटें चेंज करा देता होता हूँ स्टूडेंट्स की, और मैंने अब एक स्टूडेंट ढूंढ लिया जिसकी मैंने चेंज करानी है सीट, क्योंकि उसकी सीट चेंज होने से ना बाकी दो स्कूल में आएंगे। ये चुनौती थी। वार्निंग कहते हैं ना, ये चुनौती थी। अच्छा, कैपिटल गेन या लॉस कैसे आता है? कंसीडरेशन रिसीव्ड या उसकी कॉस्ट, कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या होती है? आप कोई चीज बेचने जाएं, आप वो बेचें, बेच के जो पैसे आपको मिलेंगे वो क्या है? कंसीडरेशन रिसीव्ड कहलाएंगे। अच्छा, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर रेंट आपका प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट ज्यादा है और एक्चुअल कम है आप ले रहे, तो हम क्या लेते थे? फेयर मार्केट। ठीक है, और अगर फेयर मार्केट कम है और एक्चुअल ज्यादा तो क्या लेते थे? एक्चुअल लेते। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई करना है कंसीडरेशन रिसीव्ड में। जो एक्चुअली में मिला, अगर उसकी फेयर मार्केट ज्यादा थी तो हमने क्या लेना है? फेयर मार्केट वाला। ठीक है, तो कंसीडरेशन रिसीव्ड विल बी फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, whichever is higher। ठीक है, कंसीडरेशन रिसीव्ड, फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल, whichever is higher। अब आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, उस 100 रुपए वाले प्राइवेट कंपनी के शेयर को खरीदा। अब आप मेरे साथ ये छोटे सी एग्जांपल को सॉल्व करवाएं जरा। प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए का और मैंने 200 का बेच दिया। ठीक है, तो कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या आई? 200। कॉस्ट क्या थी? 100। कैपिटल गेन कितना हो गया? शेयर कौन सा था? प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट कंपनी का शेयर। ये 100 रुपया क्या हो जाएगा? 100% टैक्स, यानी कि ये टैक्सेबल इनकम पे 100% डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो कॉस्ट देखते हैं हम, कॉस्ट के अंदर उस शेयर्स की परचेज प्राइस, अगर उसकी परचेज प्राइस दी हो, प्लस, बल्कि परचेज प्राइस ही दी होगी, इंसिडेंटल चार्जेस, एनी इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस से क्या मुराद है? आपने एक ब्रोकर से कहा कि यार मेरे कंपनी के शेयर्स बिकवा दो, उसने कहा कि जी ठीक है, 100 रुपए का आपका कंपनी का शेयर है, पहले मैं आपको बिकवा दूंगा, लेकिन एक शेयर के ऊपर 1 रुपया रखूंगा। तो अगर आपने खरीदा 100 रुपए का था तो बेचना, एक ही शेयर बेचा, तो अब मैं कॉस्ट में क्या डालूंगा? 100 डालूंगा कि 101 डालूंगा? 101 डालूंगा। ठीक है, तो कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट, कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस प्लस एनी इंसिडेंटल चार्जेस, जो उसको बेचने से रिलेटेड चार्जेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर फॉल कर जाएंगे। लगी समझ? परेशान तो नहीं? पक्की बात है? वो मैं बड़ा हो गया सर, अब नहीं परेशान होता। ये छोटी छोटी बातें यार, परेशान नहीं होना इनसे। 2-3 दफा पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, सब कुछ याद हो जाएगा।
कॉस्ट में दो चीजें नहीं लेनी, ये तो बता दिया ना कि लेना है, ठीक है। इस कॉस्ट में दो चीजें ऐसी हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस या डिडक्शन है जो आपने नहीं लेने, नहीं लेने। क्या क्या? ठीक है, एक खर्चे, खर्चे कैसे लिखते हैं? हाँ, खर्चे नहीं लेने, ठीक है। कौन कौन से? एक ऑलरेडी एक्सपेंस, ऑलरेडी चार्ज्ड इन अदर हेड ऑफ इनकम। ऐसा खर्चा जो आप किसी और हेड ऑफ इनकम में चार्ज कर चुके हैं, वो यहां पे इंसिडेंटल में नहीं लेना। ऐसा खर्चा जो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज कर चुके हैं, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में दोबारा से नहीं लेना, ठीक है, ऐसा खर्चा। दूसरा, एक्सपेंस विच इज disallowed by सेक्शन 21 इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऐसा खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर डिसअलाउ कर दिया है, वो भी यहां पे नहीं लेना। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन से खर्चे डिसअलाउ है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, अभी नहीं, यानी कि जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो वो खर्चे जो वहां पे नॉट अलाउड है वो यहां पे भी नॉट अलाउड। मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहता है कि पेनल्टी जो है, पेनल्टी, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही, पक्की बात है, सही है, जो पेनल्टी है वो आपका खर्चा, पेनल्टी आपका खर्चा नहीं है। ऐसी पेनल्टी जो आप गवर्नमेंट को पे करो। बिजनेस कहता है कि अगर आपने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए की पेनल्टी पे कर दी, वो आपका खर्चा नहीं है। बेशक आपने अपनी अकाउंटिंग में लिया हो, टैक्स वाले वो आपका खर्चा नहीं मानते जो गवर्नमेंट को पेनल्टी दी है। तो अगर पेनल्टी बिजनेस में नहीं मानते तो पेनल्टी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब हम वो लिस्ट पढ़ लेंगे तो हमें ये भी ऑटोमेटिकली दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा, सही है। तो जो खर्चा वहां डिसअलाउ है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो यहां पे भी डिसअलाउ है। और ऐसा खर्चा जो आप किसी और हेड ऑफ इनकम में चार्ज कर चुके हैं, वो भी यहां पे दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स के सादा अल्फाज में यही रह जाता है कि जो प्रॉपर्टी परचेज प्राइस है उसकी प्लस उसके एनी इंसिडेंटल चार्जेस, दैट विल बी अलाउएबल एक्सपेंस। जी सही है, इंटरेस्टिंग है ना? है यार, इतना इंटरेस्टिंग है। देखें कैसे चीजें एक फ्लो में चल रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी सर यहाँ पे लग रही है यार ये तकरीबन पूरा चैप्टर है, बस अब आपने थोड़ा सा और पढ़ना है। और क्वेश्चन गलत करने नहीं क्वेश्चन इसके इंशाल्लाह ठीक, गलत क्यों करने हैं? गलत नहीं सोचना, ये एक दफा पढ़ना आपने घर जाके, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, सुबह दोपहर शाम। एंटीबायोटिक का कोर्स कितने दिन का होता है? 3 दिन का कम से कम। 3 दिन इसे सुबह दोपहर शाम पढ़े, एंटीबायोटिक समझ गए हैं? एंटीबायोटिक हमेशा खाने के बाद होती है, सही है। वो खाने के बाद क्यों होती है? ताकि चकरा ना जाओ, तो खाने के बाद, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक और इंटरेस्टिंग बात, बड़ी जबरदस्त बात है, मजेदार किस्म की। इसका लॉस, इसका जो लॉस होगा, प्राइवेट कंपनी का लॉस, एक बंदा है उसके पास 5 कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, 4 प्राइवेट कंपनी के और 1 पब्लिक कंपनी के।
ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का लॉस हमेशा एडजस्ट होगा प्राइवेट कंपनी के गेन से। ऐसा नहीं होगा कि इसका लॉस एडजस्ट हो जाएगा इसके गेन से, नहीं। पहली बात तो ये कि ये सेपरेट ब्लॉक इनकम है, तो एनटीआर वाले को हम सेपरेट ब्लॉक में डाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का लॉस हमेशा एडजस्ट होगा प्राइवेट कंपनी के गेन से। पब्लिक कंपनी या सिक्योरिटीज के लॉसेस एडजस्ट होंगे हमेशा सिक्योरिटीज के गेन के साथ। इसके लॉस उधर एडजस्ट नहीं करने, इसके लॉस उधर एडजस्ट नहीं करने, इसने उसके घर नहीं जाना और उसके इसके घर नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह यहां पे ये वाला जो लॉस है, ये वाला लॉस भी एडजस्ट होगा इसी के गेन के साथ। मिसाल के तौर पे आपके पास दो तस्वीरें थी, एक पेंटिंग में गेन हो गया, एक पेंटिंग में लॉस हो गया, ठीक है। बल्कि इसको भी छोड़े, इसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, नॉन एडजस्टेबल है, इसको भी आप छोड़े, हाँ इसको फोकस ना करें, आप इसके ऊपर फोकस करें कि इसका जो लॉस होगा, इसका जो लॉस होगा दैट विल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट, दैट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट सिक्योरिटीज इनकम। तो ये अपने के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, वो करते हैं इंशाल्लाह। वो करने से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक, आज का लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ वो एग्जांपल।